नमस्कार दोस्तों। संभल जामा मस्जिद विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। बहुत से लोगों को लग रहा था मुमकिन है कि सीजेआई के बेंच में जब सुनवाई हो और जिस तरह से देश में माहौल बन रहा है, पहले ज्ञानवापी, फिर संभल और उसके बाद अजमेर शरीफ दरगाह पर बवाल और उसके बाद कुछ और बवाल का अंदेशा, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन हो सकता है कि सीजेआई की बेंच, संजीव खन्ना की बेंच कोई अहम फैसला, कोई अहम निर्देश दे ताकि इस तरह के बवाल पर विराम लगे और अलग अलग राज्यों में जो ऐसी याचिकाएं दायर करने की आशंकाएं हैं, अंदेशा है, उस पर विराम लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा नहीं, या ऐसा कोई फैसला दिया नहीं, या ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए। पहले उन निर्देशों को सुनिए और उसके बाद एनके सिंह के साथ, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कायदे कानून के जानकार हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा इसे किस तरह से लिया जाए। क्या यह मुस्लिम पक्ष के लिए राहत की बात है, या मुस्लिम पक्ष अगर इसे मान रहा है कि इससे कुछ राहत मिलने वाली है तो उनका मानना हो सकता है गलत हो। क्या सुप्रीम कोर्ट चाहता तो आज सीधे कोई निर्देश या फैसला दे सकता था, या सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है उसका मतलब क्या है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। आज पहले तो संभल में जो स्थानीय अदालत में आज सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी, जिसकी मियाद मुकर्रर की गई थी निचली अदालत की तरफ से 29 तारीख को, लेकिन आज वहां रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। और संभल में क्या विवाद हुआ आप जानते हैं कि 19 तारीख को एक ही दिन में 2 घंटे के अंदर याचिका स्वीकृत हुई, 2 घंटे के भीतर सर्वे के लिए आदेश दिया गया और 4 घंटे के बाद सर्वे टीम पहुंच गई थी और उसके बाद पूरे विवाद से आप अवगत। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अहम बातें कही सुनवाई के दौरान कि ट्रायल कोर्ट में अभी सभी सुनवाई पर रोक होगी। कमिश्नर की जो रिपोर्ट है, एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट, उसे सीलबंद रखा जाए। मस्जिद कमेटी को सारे कानूनी विकल्पों का मौका मिले और हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करे और लिस्टिंग 3 दिन के भीतर, अगर अपील होती है तो 3 दिन के भीतर लिस्टिंग करे। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में एक अहम बात यह भी कही जो बहुत अहम है, उसका मतलब उसको डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा, वी डोंट वांट टू से एनीथिंग एट दिस स्टेज। हम इस मुद्दे पर आज कुछ साफ नहीं कहना चाहते हैं। वी विल कीप इट पेंडिंग। हम इसे पेंडिंग रख रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी नहीं किया, अपनी अदालत से मामले को खत्म भी नहीं किया, लेकिन कहा आप हाईकोर्ट जाइए और उसके बाद बट प्लीज सी द पीस एंड हार्मोनी मेंटेन्ड, वी हैव टू बी एब्सोल्युटली न्यूट्रल। इसका क्या मतलब है, इसको भी समझेंगे। और उसके बाद अब मुस्लिम पक्ष के पास क्या उपाय है। एक इंटरेस्टिंग बात है, मुस्लिम पक्ष के लोग मान रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में है, बहुत अहम है, और इसके बाद जो मुसीबतें या मुश्किल उस मस्जिद के सर्वे के बाद आई थी वो कम हो सकती है। दूसरी तरफ जो विष्णु जैन है, जिन्होंने सर्वे के लिए याचिका डाली थी, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते। तो दोनों स्वागत कर रहे हैं, तो इसको समझेंगे। एनके सिंह साहब, आपका स्वागत है। एनके सिंह साहब को स्क्रीन पर लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ बातें कही है, सिंह साहब भी बताएंगे, और हम पॉइंट टू पॉइंट व्याख्या करने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर का। सिंह साहब, पहले तो आपकी त्वरित प्रतिक्रिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया उसके मायने। इसमें हिंदू पक्ष को एक बड़ी राहत, मुस्लिम पक्ष को एक बड़ी राहत मिली है। और शायद हिंदू पक्ष अपना वो कर रहा है कि जैसे होता है कि भोजपुरी में कहा जाए थूथून पे लाठी आड़ना, तो ये हिंदू पक्ष के लिए कोई राहत नहीं है, बल्कि एक बड़ी राहत है मुस्लिम पक्ष के। इसको गौर से देखें। अभी आपने जो इबारत पढ़ी जो सुप्रीम कोर्ट में कहा और सीजेआई ने कहा, उसके पहले एक सेंटेंस और कहा था। वो ये था कि दो आई हैव माई रिजर्वेशंस अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड ट्रायल कोर्ट्स ऑर्डर, मतलब मैं उस जो ऑर्डर हुआ है उस पे मेरा रिजर्वेशन है, लेकिन इस स्टेज पे हम कुछ नहीं। तो उसके बाद उन्होंने जो आपने पढ़ा वो कहा था। और रिजर्वेशन क्यों ना हो, आपने एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर दे दिया उसको तामील और बिना दूसरे पार्टी को सुने। दुनिया में ना ये एलएलबी के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है कि दोनों पार्टीज को, और कोर्ट के जो स्टूडेंट्स का ये बेसिक नियम है कि आप दोनों पार्टियों को सुनते हैं। आप मेरे घर पे चले आए, मेरे कि साहब मेरा घर, इनका जो है घर वो मेरा है, और कोर्ट ने कह दिया आज आप जरा जाके देख लो, पता कर लो। आपने मुझसे पूछा भी नहीं और उसके कहने पे
जो दावा कर रहा है, आपने ऑर्डर इशू कर दिया। तो मुझे लगता है कि ट्रायल कोर्ट के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास होने से कम होना नहीं चाहिए। ये जज जिसने ये दिया है, ये पद पे बने रहे, ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक वैसा होगा, इसलिए स्ट्रिक्चर पास होना चाहिए, क्योंकि हाँ ये हाँ, ये बहुत बेसिक सर सर फंडामेंटल। सर एक बार फिर दर्शकों को समझा दे, आपने सही पॉइंट उठाया कि अगर सीजीआई ये कहते हैं कि वी हैव सम रिजर्वेशंस ऑन द ऑर्डर्स, इसका मतलब जो ऑर्डर हुआ सिविल आपका कोर्ट की ट्रायल तरफ से कोर्ट, सर्वे का, ट्रायल कोर्ट की तरफ से, और वो सर्वे का ऑर्डर 12 बजकर कुछ मिनट पर ये कोर्ट में जाते हैं, 2.5 घंटे में ऑर्डर हो गया और सेम डे सर्वे के लिए टीम पहुंच गई, तो उस ऑर्डर और एक्स पार्टी, सबसे अहम एक्स पार्टी उसको कहा जाता है लीगल टर्म में, एक तरफा, मतलब दूसरे पक्ष को सुना नहीं गया, दूसरे पक्ष के वकील मौजूद नहीं थे, उनकी कुछ भी बात दर्ज नहीं हुई, एक तरफा एक्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट का, माफ करें लोअर कोर्ट की तरफ से ये सर्वे का ऑर्डर, और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का कहना वी हैव सम रिजर्वेशंस ऑन दिस ऑर्डर्स, इसका मतलब सही आप कह रहे हैं इनके सिंह साहब, एक तरह से स्ट्रिक्चर हो गया लोअर कोर्ट के लिए। जी नहीं मतलब रिजर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और ट्रायल कोर्ट, ये तो जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक सिद्धांत है, नेचुरल लॉ का ये बेसिक सिद्धांत है कि आप दोनों पार्टीज को सुनते हैं, वो भी सिविल केस में। तो सिविल केस में आपने बिना सुने उसको एक ऑर्डर इशू कर दिया, और जो दूसरा पहलू देखिए, आपने ऑर्डर सर्वे का दे दिया और सर्वे के लिए एक कमिश्नर भी अपॉइंट कर दिया। कमिश्नर वहां जाता है और डीएम से मिलता है, और डीएम साहब हमारे इतने अलर्ट होते हैं कि सीधे पुलिस प्रोवाइड कर देते हैं और पुलिस सर्वे के लिए पहुंच जाती है। जरा जबकि सोचिए। जबकि उस सर्वे के लिए ऑर्डर में 19 तारीख के ऑर्डर में 29 तारीख तक का दिन था, मतलब 10 दिन, लेकिन फास्ट ट्रैक में कोर्ट कमिश्नर डीएम के पास गया, डीएम भी उतने ही फास्ट ट्रैक में दल बल के साथ उन्होंने सर्वे के लिए भेज दिया। उस पहलू पर आते हैं सिंह साहब आगे भी, एक बार जब सुप्रीम कोर्ट के बाकी चीज की भी जरा व्याख्या करें कि अब इनके पास क्या विकल्प है। इन्होंने कहा कि बट इट इज नॉट, मतलब उन्होंने कहा कि आप हाईकोर्ट के जुडिस्डिक्शन में जाएं और उसके बाद हाईकोर्ट 3 दिन में इस पर अपील पेंडिंग न रखे, 3 दिन में इसको अपील को लिस्टिंग करे। अब जरा इसका मतलब बताइए क्या ये इनके उसमें एक सेंटेंस कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम केस की मेरिट पे अभी नहीं जा रहे हैं, और इसको करके उसने डाइवर्ट हाई कोर्ट की तरफ कर दिया है, जो बहुत बेसिक चीज है कि सिविल मैटर है। अच्छा, होता क्या है, जिसने से शांति भंग की आशंका हो सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ऑर्डर्स दे दिए हैं। वो सीधे कहा है ट्रायल कोर्ट को कि आप कोई भी ऑर्डर इसके बाद नहीं इशू करेंगे। पहला ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से कहा है कि आप शांति वो न करें, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट लीक नहीं होगी, ये सील्ड कवर में ही दी जाएगी। तो सीधा मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर इस समय सुप्रीम कोर्ट का मेन कंसर्न था, इसलिए उसने वो दोनों ऑर्डर्स पास किए कि सील्ड कवर में होगा, हाई कोर्ट में जाइए, ट्रायल कोर्ट तब तक कोई भी आगे कदम नहीं लेगा। अब हाई कोर्ट में जाएगा, लेकिन गौर कीजिएगा, अपने यहां से केस नहीं हटाया है, केस खारिज नहीं, केस उन्होंने पिटीशन खत्म नहीं किया है, उन्होंने कहा ये पिटीशन हमारे पास रहेगा। इसका मतलब कि हाई कोर्ट पे भी ये रहेगा कि तुम सुनो, ये प्रक्रिया है, लेकिन इसके बाद भी हम सुनेंगे। ये इसका बेसिक लुभाव है। अब आज इसको गौर से समझिए। जैसे जैसे किसी केस में कभी होता है कि कोर्ट का सीधे ऑर्डर होता है कि आप जो लोअर कोर्ट में है वो जाइए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, लेकिन आपको लोअर कोर्ट में जाने को भी कहा, मतलब हाई कोर्ट में, और साथ में ये भी कह दिया वी विल कीप इट पेंडिंग, मतलब हमारे पास भी है, हम भी नजर रख रहे हैं कि हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या होता है। तो लिहाजा ये केस सीज नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ये केस उसी तरह बना हुआ है, और हाई कोर्ट को ये कहा है कि आप इसको अनवरत पेंडिंग नहीं रखेंगे, जैसे ही ये फाइल होगा आप 3 दिन के अंदर इसकी लिस्टिंग करेंगे। मतलब कि हाई कोर्ट को अपना रुख क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, उसकी वजह क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया क्यों? हाई कोर्ट संभल का केस देखे, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के पास जो बड़ा कई केसेस लगातार आ रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का है, यह भी केस हाई कोर्ट में है, ज्ञानवापी का ऑलरेडी है, आपके अजमेर शरीफ का
आने जा रहा है, कल परसों तक वो भी आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये जानता था कि ये सारे केस हमारे पास आने जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए है क्या, ये ऑर्डर तो उन्होंने स्पेसिफिक इशू किया है, लेकिन जब अगली 6 तारीख के बाद जो पहला वीक होगा विंटर वेकेशन के बाद, तो उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्री से कहा है कि आप 1 हफ्ते के बीच में ये डेट लगाइए। यहाँ पे जब डेट लगेगी तो सारे केसेस जो है, पिटीशंस जो है, वो बंच टुगेदर कर दिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जनरल देगा कि इस तरह देश में जो ये नया शगुफा चला है इसको कैसे रोका जाए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ये पिटीशन रोक लिया और बाकी पिटीशन अवेटेड है। 3 पिटीशन है जो ऑलरेडी संज्ञान में है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। इसका मतलब ये भी, चूंकि मैं भी क्यूरियस हूं इसलिए आपसे ज्यादा बीच में सवाल भी पूछ रहा हूं, ये इंस्ट्रक्शन से 2 मतलब, अगर जैसे मैं देख रहा हूं एक पेंडिंग जिसकी आपने व्याख्या की, जब सीजीआई बोलते हैं कि विल कीप इट पेंडिंग, मतलब हमारे पास ये फाइल मौजूद है, आप सुनवाई करो। दूसरा, अगर वो कहते हैं वी हैव सम रिजर्वेशंस ऑन द ऑर्डर्स, मतलब उन्होंने ये एक तरह से मैसेज दे दिया कि जिस तरह से ऑर्डर हुआ उस पे हमारे रिजर्वेशन। ये सीजीआई का कहना निचली अदालत के किसी ऑर्डर पर, जो ऑर्डर ऑलरेडी विवादित है, बहुत बड़ी बात है। तो क्या ये मैसेज ऐसे भी जाएगा कि अजमेर शरीफ को लेकर जो अब वहां मुस्लिम पक्ष या दरगाह पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट आना चाहेगा तो उनके लिए भी मैसेज है कि आप हाईकोर्ट जाइए, और हाईकोर्ट सुनवाई करते समय ये जहन में होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा वी हैव सम रिजर्वेशंस ऑन द ऑर्डर्स? हाँ, उसमें ये है कि चूंकि उन्होंने जो किया है, अजमेर शरीफ के कोर्ट ने किया है, अजमेर की कोर्ट ने किया है, उसने नोटिसेस दिए हैं, उन्होंने सर्वे कराने को नहीं कहा है। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में कि उन्होंने नोटिस दिया है एएसआई को, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज को, और इंतजामिया को, वहां के उसको जो प्रबंधक कमेटी उसको दिया है, तो दरगाह कमेटी को, इनको नोटिस दिया है। और नोटिस देना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, नोटिस देगा, जवाब आएगा, नोटिस को देखेंगे, उसके बाद वो फर्दर ऑर्डर इशू करेंगे। इस बीच में ये होगा कि इस प्रक्रिया में, जैसे कि आज संभल वाला ही लीजिए, संभल वाले में जो कमिश्नर थे, जो वो असेसमेंट सर्वे कमिश्नर थे, राघव का कहना था कि साहब हम आज तक अभी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 24 तारीख को जब गए थे तो वहां दंगा हो गया था और हिंसा हो गई थी, और हिंसा हो गई तो लिहाजा हमने रिपोर्ट नहीं तैयार। अब यहाँ पे क्या है, जब आपने ये कबूल कर लिया है कि हिंसा हो गई थी, 24 तारीख को आप अपना काम नहीं कर पाए, तो इसका सीधा मतलब है कि आपने सर्वे कंप्लीट नहीं किया तो आप रिपोर्ट कौन सी देंगे। लिहाजा हमें इस सेंटेंस से जो हमने सुना, जो उनका बाइट मैंने देखा, उसका सीधा मतलब है कि 24 को आप सर्वे कंप्लीट नहीं कर पाए। अब आप कर नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मोमानियत है, तो कोई ताजा तो करेंगे नहीं। लिहाजा वो सर्वे रिपोर्ट आएगी भी, मुझे डाउट है, और आएगी तो शक कितना होगा, क्योंकि आपने ही कबूल किया है। बंद रहेगी। आप जो उस सर्वे रिपोर्ट से बवाल पैदा करते, लीक करके सेलेक्टिव, जो ज्ञानवापी के समय हो रहा था, ये विष्णु शंकर जैन और उनके पिता पुत्र सर्वे रिपोर्ट लीक करके अखबारों में हेडलाइन छपना और चैनलों पर डिबेट करने, पिता पुत्र दोनों डिबेट करते थे, पूरा वीएचपी आरएसएस। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये कहना सख्त, तो ये भी हो गया कि अब आप सेलेक्टिव लीक करके जो एक माहौल बनाएंगे उस पर भी रोक लगेगी, ये माने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब तो कर ही नहीं सकते, अब ये कर नहीं सकते, और ये सील्ड कवर में आएगा तो इन कैमरा ये हाई कोर्ट पे जाएगा, क्योंकि अब वो हाई कोर्ट ही देखेगा। तो उस दिन जब पिटीशन आएगा उसके बाद आप रिपोर्ट, मुझे 2 चीजें हैं इसमें यहाँ पे, एक तो आपकी रिपोर्ट अब कंप्लीट हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने खुद कहा है कि साहब उस दिन हिंसा हो गई, 24 को हम लोग गए थे तो रिपोर्ट इसलिए तैयार नहीं हो पाई कि हिंसा हो गई थी। तो हिंसा हो गई थी तो आपने अंदर घुसे कैसे? जब हिंसा हो गई थी तो आप खुद ही कह रहे हैं कि साहब उसके बाद हम रिपोर्ट नहीं तैयार कर पाए। मान लीजिए आपने रिपोर्ट किसी तरह तैयार कर दी, वो रिपोर्ट सील्ड कवर में हाई कोर्ट के पास जाएगी। हाई कोर्ट में सील्ड कवर का मतलब होता है कि हाई कोर्ट भी इसको पब्लिक नहीं करेगा अगर जब तक वो फैसला ना ले। अब हाई कोर्ट के लिए क्या मुमानियत है? हाई कोर्ट इसके मेरिट को देखेगा। इस पूरे केस के 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो ट्रायल कोर्ट का जो है तरीका, उसको भी वो देखेगा, क्योंकि वो इनबिल्ट है उसके अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा। लेकिन हाई कोर्ट देखेगा कि भाई आपने ये आनंद फानंद में ये ऑर्डर कर कैसे दिया, पहला। और दूसरा,
केस की मेरिट भी देखेगा। इन दोनों के बाद जो भी वो फैसला ले, हाई कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आएगा तो ध्यान रखिए कि इसी बीच में ये भी इशू है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात हमारे दो पेटिशनर सुब्रमण्यम स्वामी और अश्वनी चौबे, नहीं माफ कीजिएगा, अश्वनी चौबे कह रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय, अश्विनी अश्वनी उपाध्याय। उपाध्याय, इन्होंने की है, वो भी सुनवाई में है। तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि सिर्फ इसने से नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी ट्रायल कोर्ट या लोअर कोर्ट या कोई भी कोर्ट देश का ये इस तरह के जांच नहीं कराएगा, सिर्फ क्योंकि ऑर्डर आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ही एक पहले से ऑर्डर है जस्टिस चंद्रचूड़ का, जिसमें कहा गया है कि साहब जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कराने से ये नहीं होता कि कैरेक्टर रिलीजियस उसका रिलीजियस प्लेस का चेंज होता है, हम तो सिर्फ जांच करा रहे हैं। हालांकि वो बहुत ही पचकाना और बहुत ही अविवेकपूर्ण ऑर्डर है जस्टिस चंद्रचूड़ का, जिसने कि भारत में हमेशा के लिए अगर वो ऑर्डर बरकरार रहता है और सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म नहीं करता। चंद्रचूड़ ने अगर कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक जो 1991 का है, किसी भी धार्मिक स्थान का जो 1947 के पहले के धार्मिक स्थान की हिफाजत करता है, कवच है, उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता है, वो ठीक है, लेकिन धार्मिक चरित्र की पहचान करने में कोई एतराज नहीं। भाई जब आप धार्मिक चरित्र की पहचान कर देंगे, सर्वे कराकर ये बवाल करके, जहां जय श्री राम का नारा लगा के सर्वे करने जा रहे हैं वकील और उनके सारे समर्थक, तो फिर तो हो जाएगा कि ये उस धार्मिक चरित्र के आधार पर देश भर में बवाल होगा, फिर तो नई कहानी होगी। तो चंद्रचूड़ ने तो एक हिस्टोरिकल ब्लंडर करके चले गए, जिसका खामियाजा देश न जाने कब तक भुगतेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रचूड़ ने जो ये किया है भारत के इतिहास में, शायद इतिहास लिखा जाएगा तो चंद्रचूड़ को माफ नहीं किया जाएगा। कितना बड़ा उन्होंने एक वो किया है, ये सच पूछिए तो ये एक अपराध के स्वरूप का है, जो कि भारतीय समाज में जो सांप्रदायिक तनाव है उसको हमेशा के लिए एक मजबूत पुख्ता सबूत दे गया है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, जिस दिन जब ये चंद्रचूड़ का ऑर्डर जब तक बना रहेगा तब तक ये तनाव इस देश में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हर जगह जज साहब क्या कहेंगे ट्रायल कोर्ट के कि साहब नहीं नहीं वो तो खाली हम सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे की रिपोर्ट तो हिंदू उद्वेलित हो जाएगा कि कहीं लिंग मिल जाएगा तो कहीं वो मिल जाएगा, उनका बैल दंडी मिल जाएगा। तो हकीकत ये है कि ये हिंदुओं के लिए एक परमानेंट कंसोलिडेशन का चीज हो जाएगा, जिसका पॉलिटिकल गेन मोदी जी ले जाएंगे। तो ये कुल मिला के अगर आप देखें तो चंद्रचूड़ ने जो ये फैसला लिया है, जब तक इसको आप यहां तक कि खत्म कर दीजिए प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट, आप बदल दीजिए, खारिज कर दीजिए, आपके पास अधिकार है, वो कर दीजिए, वही रास्ता अगर करना है। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म भी कर दे तो भी ये बना रहेगा। मेरी चिंता ये है, उसको गहराई से अगर आप देखें तो कहा जाएगा कि साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो हम हर जगह जा सकते हैं। उस पे जब चंद्रचूड़ का ये 3 जज बेंच का ऑर्डर है कि साहब कैरेक्टर हम नहीं अल्टर कर रहे हैं, वी आर नॉट अल्टरिंग द कैरेक्टर ऑफ द रिलीजियस प्लेस, वी आर सिंपली डिटरमाइनिंग as to what is the character of that religious place। हम सिर्फ सुनिश्चित कर रहे हैं, हम असेसमेंट कर रहे हैं कि उसका कैरेक्टर क्या है। अगर आपने असेसमेंट कर लिया है तो हिंदू तो नाराज हो गया, क्योंकि ये हुआ है आज से 500 साल पहले मुगल शासन में, तमाम शासनों में हुआ है। लेकिन तब क्या आप इसका मतलब, जैसे संभल को ही आप लीजिए, संभल का 1878 में एक कोई हिंदू गया और उसने पिटीशन दायर किया, 1 मिनट पे कोर्ट ने खारिज कर दिया, कहा कि नहीं नहीं सब कुछ। तो हकीकत ये है कि ये सब विवाद उठते रहे हैं, लेकिन आज है कि समाज आगे बढ़े। आज समाज, वो 500 साल पहले क्या हुआ है, बाबर की गलती को जुम्मन मियां के सर पे डाल देंगे आप? जुम्मन मियां 500 साल बाद पैदा हुए, उनका बाबर से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को एक बड़े 3 मेंबर बेंच का फैसला है, इसलिए इसको खत्म करने के लिए आपको 5 मेंबर बेंच चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जिंदा रखा है आज और कहा ये पिटीशन हम 6 तारीख के बाद सुनेंगे, ये हम डिसमिस नहीं कर रहे हैं इंटरिम ऑर्डर देने के बाद,
उसका सिर्फ एक पर्पज चीज ये और है बताइए कि सुन साहब, जी हाँ, जी सॉरी, बीच में इंटरप्ट किया, पूरी कर लें बात अपनी। हाँ नहीं, इसका सीधा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट सारे पिटिशंस को क्लब करके और यहां तक कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे इसको भी क्लब करके और वो एक बड़ी बेंच बना के जो 5 मेंबर बेंच होगी और तब इसको सुन के और ये जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो गलती की है उसको हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए 5 मेंबर बेंच चाहिए, क्योंकि 3 मेंबर अगर बेंच होगी, खंडपीठ होगी, तो उससे नहीं होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ही खत्म हो सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री एक्ट है और उसके अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायरस के खिलाफ है। तो इसको करने के लिए हमें लगता है कि एक 5 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित करनी पड़ेगी। इसीलिए सीजेआई ने, नए सीजेआई ने ये कहा है कि साहब इसको हम जनवरी को रखते हैं, लेकिन जी, अगर अब 3 मेंबर बेंच से भी वो कर अगर सीजीआई ने कहा till the matter is listed before HC any further proceedings will be in terms of the order passed। अगली लाइन जो इंपॉर्टेंट है, जो आप कह भी रहे हैं, we have not expressed any opinion on merits of matter relist in week commencing 6 January parties may move applications if required। मतलब उन्होंने दरवाजे खोल के रखे हैं कि आप हाईकोर्ट में 3 दिन में लिस्टिंग कराइए और उसके बाद भी पार्टी अगर चाहती है तो 6 जनवरी के बाद एप्लीकेशन मूव सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो ये एक तरह से हाईकोर्ट के लिए भी संदेश है और मॉनिटरिंग का एक तरह से है कि हमारी नजर है, हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मेरिट पर बिल्कुल नहीं जा सही रहे। आपने शब्द इस्तेमाल किया। ये मॉनिटरिंग बड़ी सटल मॉनिटरिंग है। ये हाई कोर्ट दुनिया के जो पूरे हिंदुस्तान के जो ट्रायल कोर्ट्स इस समय कर रहे हैं उनके लिए, कि वो जैसे ही पिटीशन आया और ये विष्णु और उनके पिताजी, विष्णु ये जैन, दोनों तो लगातार इसी में लगे हैं। आपने देखा राम मंदिर से लेके आज तक जितने भी ये मंदिर के विवाद हुए हैं, सब में पिटिशनर यही रहे या वकील रहे हैं, बाप बेटा। तो हकीकत ये एक वेल प्लान्ड मूव चल रहा है कि ये 2 लाख जो मंदिर विश्व हिंदू परिषद कहता है या 40,000 कभी कभी कहा जाता है, इन सारे में एक नया, अच्छा इसका इसलिए नहीं कि मंदिर मंदिर तो आप कहीं भी बनवा सकते हैं, लेकिन मस्जिद को ये बता के कि ये हिंदू मंदिर था और उसको हटवाएं, ये उनके लिए पॉलिटिकली बहुत बड़ा गेन है, जो संघ के लिए भी अच्छा है, मोदी जी के लिए भी अच्छा है और हिंदुवादी ताकतों के लिए भी अच्छा है। तो कोशिश ये है कि एक सस्टेन्ड मूव किया जाए, हर जगह की ट्रायल कोर्ट से ऐसे ऑर्डर ले लिए जाए, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ एक कर गए हैं, उसका एक अम्ब्रेला बना गए हैं और कह गए कि साहब ये तो सिर्फ हम डिटरमाइन कर रहे हैं, वी आर जस्ट एसर्टेनिंग द कैरेक्टर बट वी आर नॉट अल्टरिंग द कैरेक्टर। तो ये कह के उन्होंने वो लगातार कह रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को या तो इस देश को बचाना है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए और सीजेआई के लिए एक सबसे बड़ा टेस्ट है। आप क्या इस देश को बचाना चाहते हैं या कुछ ताकतों के हाथ में ये हमेशा के लिए दे देना चाहते हैं? अब ये जस्टिस संजीव खन्ना पे है कि इसको ये किस तरह, उनके पास केस भी है, उनके पास ग्राउंड्स भी है, उनके पास फैसला करने की ताकत और 6 महीने का टाइम भी है। और जो इम्प्लीकेशन हो रहे हैं वो सामने दिख भी रहा। अगर कुछ नहीं हो रहा होता तो कहते ठीक है वो किया, लेकिन हो तो नहीं रहा, बट अब हो रहा है, संभल से लेकर अजमेर तक। और एक बयान आज देखा मैंने, मदन दिलावर राजस्थान के मंत्री हैं, उनका एक बयान है कि हाँ ऐसे जहां जहां मस्जिदों के नीचे है सबकी खुदाई और ये होनी चाहिए, पहचान हो जाएगी। तो ये सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के मस्जिदों के नीचे भी क्यों, ताजमहल भी उनके जद में है। ताजमहल भी जब वो तेजो महल कह के और पीएनओ की किताब में एक जो कि गैर मतलब कहीं से हिस्टोरियन नहीं रहे हैं, उस उनकी जैसे यही है संभल का, ये इसका केस है अजमेर शरीफ का। एक मजिस्ट्रेट जो अदना से, जिसको हिस्ट्री से का एच नहीं मालूम होगा, उसने लिखा, और उसने लिखा क्या है, परंपरा ये बताती है कि यहाँ शिव मंदिर था। और सोचिए उसको हम एक ब्राह्मण परिवार पूजा करता जी, और उसको हिस्टोरियोग्राफी में हम बांध दे रहे हैं। साल पहले 1911 में लिखे और चले गए। अब उनकी किताब कोई एएसआई का सबसे बड़ा ये और हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑथेंटिक सोर्स मानकर, और जो वहां के अंग्रेज कमिश्नर था 12वीं शताब्दी में, वहां का अंग्रेज कमिश्नर था, उसने ट्रेवलॉग लिखा, उसने वो पूरा घूमा और वही का कमिश्नर था,
उसने लिखा, मतलब उसने इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। उसने कहा है कि हाँ, ये अजमेर शरीफ बड़ी ही मकबूल इमारत है, बहुत ही मकबूल मुकद्दस जगह है। तो किसी ने कभी नहीं लिखा। अचानक आप उठते हैं और धन्यवाद तो जैसे चंद्रचूड़ को ये हिंदू ताकतें दे कि उन्होंने उनको जिंदा कर दिया, और जिंदा ही नहीं कर दिया, आप हर किस्म का उपद्रव कर सकते हैं। ये उस आदेश के तहत एक फॉल आउट है, जो नेचुरल कोरोलरी है जस्टिस चंद्रचूड़ के उस एक अजीब से, मतलब अविवेकपूर्ण फैसले का, कि आप कैरेक्टर नहीं बदल सकते। फिर जांच, मैं आपके नाक के ऊपर उंगली ले जाऊं कहे कि साहब छोड़ तो नहीं, मैं आपको मार तो नहीं रहा हूं, मैं तो आपको मार नहीं रहा हूं, मैं तो साहब उंगली खाली दिखा रहा हूं। तो ये कुछ इस तरह का इतना बचकाना वो जजमेंट था। पहला काम ये करना होगा कि जजमेंट को आप एक्ट खत्म करें ना करें, एक्ट को बहाल करें या ना करें, क्योंकि एक्ट रहेगा तब भी ये रहेगा। आप एक्ट अच्छा, एक की चीज बताइए को कॉन्स्टिट्यूशन जी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये अगर कह दिया कि हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और वी हैव टू बी एब्सोल्युटली न्यूट्रल, और ये कि हमने कोई राय नहीं दी लेकिन वी विल कीप इट पेंडिंग, ये सारी चीज अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन उसके बाद जो हम उसके मतलब में व्याख्या की, क्या सुप्रीम कोर्ट आज चाहता तो सीधे कोई ऑर्डर दे सकता था कि इस तरह के जो फ्लड गेट ना खोले जाए, इसके अगर लीगल नहीं, उसके मैंने पहलू को इसमें समझ। बहुत सोचा, मैंने बहुत सोचा और कई अपने कई जानकारों से बात की। देखिए, एक चीज होती है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करते हुए दिखाई भी देना है, और न्याय वो उसकी एक प्रक्रिया होती है। सुप्रीम कोर्ट अचानक, या तो ये हो कि पूरे कंट्री में उपद्रव हो गया हो, जिसके हालात हैं, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं आई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के लिए मजबूरी है कि सिंगल केस आया है, संभल का के एक पिटीशन आया है, तो उस पिटीशन पे वो जनरल ऑर्डर दे दे कि कहीं भी कोई जज कुछ भी नहीं करेगा। ये अभी मेरे ख्याल से समय से पूर्व होता, देना यही चाहिए। सच और बात तो ये है, जुडिशियल प्रोसीजर भी है कि अब थ्रू प्रॉपर चैनल हो, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, एक प्रोसेस भी तो है। हाई कोर्ट है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जब ये तीनों चारों केसेस आ जाएंगे और एक जनरलाइज प्रोपोजिशन में ये आ जाएगा कि साहब यहां से नहीं हुआ, राजस्थान से भी हुआ, यूपी के 2 जगह से हुआ और अन्य जगहों से भी आ रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट को इसको एक जनरल प्रोपोजिशन में लेके कहना होगा कि नहीं साहब, हम रीडिफाइन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ दी प्लेसेस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये क्या कहता है, सॉरी, और वो वर्शिप है। बहुत साफ कह रहा है। तो लिहाजा उसको फिर से उनको स्पष्ट करना पड़ेगा कि अगर आप जगह डिटरमाइन करते हैं तो ये भी कैरेक्टर चेंज करना ही होगा, क्योंकि उसे जनमानस उद्वेलित होगा, और आप वहां जा रहे हैं, वहां पे आप सब साइंटिफिक सर्वे के नाम पे वहां पे एक्सरे और ये सब कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसके कैरेक्टर को डिटरमाइन करना ही उसका कैरेक्टर, उस पर शक करना ही कैरेक्टर चेंज करना है, ये जी उसको कहना पड़ेगा। तो मुझे जी लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं करेगा, जस्टिस चंद्रचूड़ के इस उसको ऑर्डर को क्वेश नहीं करेगा, तब तक अगर वो ये एक्ट बहाल भी रहता है तो ये शरारतें होती रहेंगी। इसलिए चंद्रचूड़ के उस ऑर्डर को जो 3 जज बेंच का है उसको क्वैश करना होगा, ये पहली शर्त है। अगर इस देश में अमन और सारत और बहबूदी के लिए, कल्याण के लिए देश के, ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट आगे आए और इसको करे। एक आखिरी सवाल कि 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, जनवरी 2022 में जब ज्ञानवापी वाला बवाल चल रहा था, तो संघ प्रमुख का एक बयान आया कि ठीक है, ज्ञानवापी को लेकर लोग कर रहे हैं, लेकिन हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना। तो ऐसा लगा कि चलो संघ प्रमुख ने एक कोई ऐसी बात की कि आगे से इस तरह की जो हर मस्जिद दरगाह को लेकर बात होती है वो बंद होनी चाहिए। लेकिन मतलब मेरी तो राय यह है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। एक तरफ आप उस तरह से प्रवचन भी देते हैं, दूसरी तरफ वीएचपी से जुड़े लोग, बीजेपी से जुड़े लोग, जिला जिला में जो बीजेपी, आरएसएस और उनके पूरे जो पदाधिकारी हैं, उनसे जुड़े संगठन, वो सब दूसरी तरफ इसी काम में लगे, वरना रुकना चाहिए था जी, ये। आपने आपने देखा नहीं कि संविधान दिवस के दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान को माथे लगाया जब वो पद पे आए थे,
और संसद में पहली बार गए थे तो साष्टांग हुए थे, लमलेट हुए थे संसद के सामने। अब की बार संविधान को माथे लगाया है। तो दरअसल जैसे ही वो माथे लगा रहे थे, ये विश्व हिंदू परिषद ये सब कर रहा था, संभल का और इसका अजमेर शरीफ का ये सिलसिला शुरू था। तो पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स के लिए कुछ और होता है, जिसमें आपको दिखाई कुछ दे। तो मोदी जी ने लगाया और कहा भी कि मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आदेश दिया था, मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन का ये इस कॉन्स्टिट्यूशन का अनुपालन ही करता रहूंगा। ये उन्होंने भाषण में कहा था। उधर एक मंदिर का पिटीशन और दायर हो गया। तो हकीकत ये है कि ये ऑप्टिक्स के लिए हमारे पॉलिटिक्स में कुछ और कहा जाता है, तो उसी तरह इसमें भी होता है। हम कई बार कोर्ट्स के फैसले देखते हैं। जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र को ऐसे ही चलने दिया, एक इलीगल सरकार चलने दी, लेकिन बहुत डांटा और स्पीकर के अधिकारों को रीडिफाइन किया, तो लगा कि नहीं नहीं, ये तो साहब महान जूरिस्ट है। लेकिन आपने देखा कि महाराष्ट्र की गैर कानूनी सरकार चली गई, नई सरकार आने को है, सब कुछ होता रहा। तो हम कई बार जब देखते हैं कि एक जज ने एक फैसला दिया, तो हम बहुत खुश होते, उत्साहित होते हैं कि अच्छा, ये तो लगता है कि सत्ता से प्रभावित नहीं करके फैसला है। लेकिन अगले दिन कुछ और आता है जो बहुत बड़ा होता है। तो हकीकत यह है कि हमें अब तो इन हर इंस्टीट्यूशंस को उसी टच स्टोन से देखना पड़ेगा कि क्या वाकई इसने किया है डिलीवर। तो सुप्रीम कोर्ट के पास यही वो मौका है कि इस देश के अमन को एक स्थायित्व दे, या इस यहाँ के अशांति को सीरिया और फिलिस्तीन बन जाने दे, और वो देखता रहे, मिलाड उसको कहा जाता रहे, और वो सारे पावर एंड वेल्थ का भोग करता रहे, और वो सुप्रीम कोर्ट बना रहे। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ये जो क्षण है, मुझे लगता है जनवरी में जब ये आएगा, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। इस देश को बचाना है या खत्म करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही ये अदालती प्रक्रिया वहां शुरू होगी प्रयागराज में, हम फिर बात करेंगे, और बाकी तमाम मुद्दों पर तो हम लोग बात करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।